लो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर जिसमें सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन शामिल है। अच्छा जी, कंपाउंड जनरेटर प्रिवेंट्स द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ शंट जनरेटर फ्रॉम डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग लोड, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। सिमिलर टू अ शंट जनरेटर एक्सेप्ट दैट इट हैज एडिशनल फील्ड कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर सर्किट। यानी इसमें क्या होगा कि एक आर्मेचर के साथ सीरीज में भी एक एक्स्ट्रा कॉइल लगा दी होगी। ये देखें, ये इसका मॉडल आप ज़रा चेक करें। ये प्रैक्टिकल इस तरह होगा फिजिकली कि फील्ड के साथ आपका जो है ना सीरीज़ में एक जो है वो आपकी लगाई है एक्स्ट्रा कॉइल, और यहाँ मॉडल उसको इस तरह हम शो करेंगे कि शंट ई नॉट आई सी ये है, ये आपका सीरीज़ कॉइल है और साथ आपका ये लोड है रेजिस्टेंस आर। तो ये कौन क्या बन गया आपका कंपाउंड जनरेटर। तो सीरीज फील्ड कॉइल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू टर्न्स ऑफ हैवी गेज वायर फॉर कैरिंग द आर्मेचर लोड करंट। यानी जो सीरीज फील्ड कॉइल्स है, जाहिर है सीरीज में लगी है तो सीरीज में आपको पता है करंट तो गुजरेगा फिर उसमें से, तो वो ज़रा हैवी गेज के रखते हैं। हैवी गेज का मतलब ये है कि ज़रा हैवी गेज की मोटी रखेंगे ताकि इजीली करंट गुजरे, और जितनी तार आपको पता है अच्छी गेज की मोटी होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। सही है। तो कैरिंग द आर्मेचर लोड करंट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉइल इज वेरी स्मॉल। सही है। At no load, the current in the series coil is zero. Obviously, the shunt coils carry the excitation current Ix to produce a field flux. As the load increases, terminal voltage tends to drop, but the load current Ic now flows through the series field coils. अच्छा, अब सीरीज फील्ड कॉइल से लोड करंट जब गुजरेगा इससे, तो इसको क्या होगा कि तो इसमें जो है हम देखते हैं द एमएमएफ डेवलप्ड बाय द सीरीज फील्ड कॉइल्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द एमएमएफ ऑफ द शंट फील्ड कॉइल्स। तो जो एमएमएफ डेवलप होगी सीरीज फील्ड कॉइल्स की, वो सपोर्ट करेगी आपकी शंट फील्ड कॉइल को। ठीक है, जो उससे पैदा हो रही है एमएमएफ, इन दोनों को सपोर्ट करेगी। द फ्लक्स इंक्रीजेज अंडर राइजिंग लोड। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपका जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव फीडबैक, यानी लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स आपका जो ओवरऑल फ्लक्स बनेगा वो स्ट्रेंथन होगा। इफ द सीरीज फील्ड कॉइल्स आर प्रॉपर्ली डिजाइन, टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। तो ये इसका बेनिफिट आपको हो जाएगा कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का वो आपका बच जाएगा, वो गिरेगा नहीं, आपका बच जाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथनिंग मिल गई है। एक एक्स्ट्रा कॉइल आपने लगा दी है, जुगाड़ कहने हैं जो भी कहने, उससे वो वीकन नहीं होगी आपकी फील्ड। In some cases, the manufacturer adds one or two extra turns in series winding to compensate for the IR drop. अब उसमें IR drop भी तो होगा ना कॉइल के अंदर, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक आधी टर्न नोट बढ़ा देगा ताकि और चलो उसको कंपनसेट हो जाए। ठीक है। फॉर द IR ड्रॉप इन द फीडर लाइन बिटवीन द लोड एंड द आर्मेचर, टर्मिनल वोल्टेज उसमें क्या करेंगे इंक्रीज कर देगा। अब ये देखिए, ये है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इन अ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर द एमएमएफ ऑफ द सीरीज फील्ड कॉइल एक्ट्स ऑपोजिट टू द शंट फील्ड। इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, डिफरेंशियल है ना, उसको काटेगा, यानी कि जो उसका एमएमएफ होगा सीरीज फील्ड कॉइल का अपोज करेगा शंट वाले को। तो अंडर लोड द टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स ड्रास्टिकली। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, फिर इसमें और ज़्यादा गिर जाएगा, शंट वाले से भी ज़्यादा गिरेगा इसमें वोल्टेज, इसमें शंट वाला होगा ना उससे भी ज़्यादा गिरेगा। अच्छा जी, the series field circuit is reversed in polarity to make a compound generator into a differential compound generator used in the welding applications, and it limits the short circuit currents. ये देखें, ये इसका फिर बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि ये फिर चूंकि अपोज करेगा ना, ये आपका लोड जैसे बढ़ेगा इसके वोल्टेज गिर जाएंगे, वोल्टेज गिरेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट करंट है तो वो कम हो जाएगा क्योंकि ये अपोज कर रहा है उसको। ठीक है, ये इसका बेनिफिट निकल रहा है इसमें। अच्छा जी, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। लोड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेलुलर जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर होता है, ये तकरीबन बेहतर है कंपाउंड जनरेटर की निस्बतन, ये आ रही है। और सेपरेटली एक्साइटेड की ये है जनाब, उसके नीचे आता है शंट। और डिफरेंशियल कंपाउंड की सबसे घटिया है, यानी सबसे नीचे जो आपकी वोल्टेज प्रोफाइल है, सबसे ज़्यादा जो गिरता है वोल्टेज, लेकिन इसके गिरने में भी हमें फ़ायदा मिल रहा है कि शॉर्ट सर्किट्स अगर होते हैं तो उसको ये रिड्यूस कर देगा। नेम प्लेट क्या होता है जी? डीसी जनरेटर हैज़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द नेम प्लेट। पावर कितनी पावर का है जी? 100 किलोवाट का है। डीसी जनरेटर है ना, इसमें किलोवाट के अंदर ही हम इसको लेंगे। वोल्टेज कितना आ गया? 250 वोल्ट। एक्साइटेशन करंट आ गया 20 एम्पेयर। टेम्परेचर राइज कितना आ गया? 50 डिग्री कंटिन्यूस ऑपरेशन टेम्परेचर। स्पीड जनाब 1200 आरपीएम में घूमता है। ठीक है। टाइप कंपाउंड है। क्लास जनाब इसकी बी है, इन क्लास ऑफ इंसुलेशन, बी क्लास। अच्छा, ये इंसुलेशन की क्लासेस होती हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये इंसुलेशन क्लासेस हैं, ये पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा इसको। तो ये इसके केस में ये बी क्लास का है, डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा जी, ये इसकी डायग्राम देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर्स हैं, ये आपके सामने हैं। ये आपके पोल्स एंड फील्ड वाइंडिंग्स है, पोल शू है, फिर कनेक्टिंग टर्मिनल्स है, योक है, योक जो बाहर वाली फील्ड है, योक।
जिसके ऊपर ये चढ़ी हुई है आपकी पोल्स के ऊपर वाइंडिंग्स। अच्छा जी, उसके बाद रोटर आ गया, ब्रश आ गया, कम्यूटेटर आ गया। सही है, तो ये इसकी डायग्राम है क्रॉस व्यू। अच्छा, कंस्ट्रक्शन और डीसी जनरेटर्स में देखते हैं हम फील्ड जनरेटर्स में, जिसमें आप ये देखें मल्टी पोल डिज़ाइन रिड्यूसेस द साइज ऑफ द मशीन। अगर आप मल्टी पोल डिज़ाइन करेंगे तो आपके जो मशीन का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिड्यूसेस द कॉस्ट, इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। एयर गैप एयर गैप बिटवीन द पोल्स एंड आर्मेचर फ्रॉम 1.4 टू 1.5 टू 5 mm, बहुत कम। जी, तो 1.5 टू 5 mm फॉर 1 टू 100 किलोवाट मशीन। अच्छा जी, ईच आर्मेचर लेमिनेशन इज कोटेड विद इंसुलेटिंग फिल्म टू प्रिवेंट एडी करंट। तो उसमें इंसुलेटिंग फिल्म लगाते हैं ताकि एडी करंट, वो जो घूमने वाले करंट है जो बिला वजह पैदा हो गए और बिला वजह लॉसेस का बाइस बन रहे हैं। स्टार्ट में आपको करवाए हुए भाई एडी करंट्स। सही है, तो फॉर आर्मेचर करंट लेस देन 10 एम्पेयर राउंड कंडक्टर्स आर यूज्ड। फॉर आर्मेचर करंट ग्रेटर देन 20 एम्पेयर स्क्वायर कंडक्टर्स आर यूज्ड। तो उसमें हम स्क्वायर कंडक्टर्स यूज करते हैं। अच्छा जी, उसमें टू पोल मशीन्स हैव टू ब्रशेस, दो ब्रश होते हैं इसमें टू पोल वाली में। मल्टी पोल मशीन्स हैव एज मैनी ब्रशेस एज मैनी पोल, जितने पोल्स होंगे उतने होंगे। जैसे ये 2 हैं, ये कितने आ गए, ये 6 पोल आ गए, ये 6 पोल आपके बन जाएंगे आपकी। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी मल्टी पोल जनरेटर। ये देखें मल्टी पोल जनरेटर, इसमें मल्टीपल पोल्स हैं। 12 पोल मशीन है, 72 स्लॉट्स इन द आर्मेचर। इसकी 72 स्लॉट हैं आर्मेचर के अंदर। स्लॉट क्या होती है, जिसमें वो वाइंडिंग डलती है। 72 segments on the commutator, 72 coils हैं। coils A and C are in neutral zone। न्यूट्रल जोन क्या होता है, ये जो दोनों के दरमियान, पोल्स के दरमियान वाला जोन क्या है, न्यूट्रल है। तो A है और C है, देखें न्यूट्रल जोन में। B आपकी अंदर है। कॉइल B इज कटिंग द फ्लक्स कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द पोल, जो पोल के सेंटर से फ्लक्स आ रहा है, ये देखें ये उसमें है। बाकी ये C और A कहाँ पे, ये न्यूट्रल जोन के अंदर है। सही है। कॉइल विड्थ, कॉइल पिच जिसको आप कहते हैं, कॉइल विड्थ अभी हमने देखा था 180 डिग्री कॉइल की विड्थ, पिच फुल पिच। तो कॉइल पिच इज सच दैट द कॉइल्स साइड्स कट फ्लक्स फ्रॉम द एडजेसेंट पोल साइड्स ऑफ द कॉइल बी अंडर सेंटर ऑफ द पोल 2 एंड सेंटर ऑफ द पोल 3, सेंटर ऑफ द पोल 2 एंड सेंटर ऑफ द पोल 3। ये जो कॉइल बी है, साइड्स ऑफ द कॉइल बी के जो साइड्स हैं वो है क्या है, सेंटर ऑफ पोल 2 एंड सेंटर ऑफ पोल 3 के दरमियान है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉइल विड्थ, कॉइल पिच इज सच दैट द कॉइल्स कट साइड फ्रॉम द एडजेसेंट पोल्स, कॉइल्स ऑफ द साइड ए, कॉइल साइड्स ऑफ द कॉइल ए इन न्यूट्रल जोन्स बिटवीन द पोल्स 1 2। पोल 1 और 2 के में जो न्यूट्रल जोन्स है, ये देखें ये 1 2, ठीक है। और ये वाली जो कॉइल, ये ए कॉइल है ना, ये बी है, बी सेंटर में, ये देखें ना, ये बी है और ये ए है और ये सी है, ये इधर ये सी देखेंगे, ये आ रही है सी। ठीक है। sides of the coil A are in the neutral zone between the poles 1 2 and 2 3 और voltage generated between the brushes X and Y, ठीक है, और Y के दरमियान जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, it is equal to the sum of the 5 coils connected to the segments 1 2 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6, इन सब का जो नेट वोल्टेज है ना, इन सब का, तो वो आपको X और Y के क्रॉस मिल रहा है। A generator generates 240 volt between adjacent brushes and delivers a current of 2400 ampere to the load। ये नोट करें ज़रा, 240 वोल्ट का जनरेटर है और एडजेसेंट ब्रशेस एंड जनरेटर डिलीवर्स अ करंट ऑफ 2400 एम्पेयर, 2400 एम्पेयर करंट दे रहा है। इट्स ह्यूज करंट है। सही है। अच्छा जी, कैलकुलेट द करंट डिलीवर्ड पर ब्रश सेट, यानी हर जो ब्रश सेट है उस पर कितना वोल्टेज जनरेट होगा, हर ब्रश सेट पे कितना जनरेट होगा। तो देयर आर 12 ब्रश सेट्स, 12 ब्रश के सेट हैं, 12 ब्रश के सेट हैं। 12 ब्रश सेट का मतलब है 6 पॉजिटिव हैं और 6 नेगेटिव हैं। तो 6 पॉजिटिव वाले, 6 नेगेटिव वाले, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो अब आपने क्या करना है कि 240 को तकसीम करें 6 के साथ, क्योंकि 6 पॉजिटिव है ना, 6 पॉजिटिव साइड पे, तो 240 करंट पर ब्रश सेट, पर ब्रश सेट जो है ना, वो पर ब्रश सेट करंट क्या आ जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाई 6, 400 एम्पेयर हर सेट में होगा। ठीक है। टोटल ब्रश 12 हैं, सेट 6 हैं। टोटल ब्रश कितने हैं, 12, सेट कितने, 6 हैं। तो करंट पर ब्रश सेट कितना आ जाएगा, 2400 तकसीम 6, 400 पर ब्रश सेट, पर देखना पर ब्रश सेट, एक ब्रश सेट यानी एक ब्रश सेट में कितना है, 400 एम्पेयर आ रहा है।
कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ईच कॉइल। अब करंट इन ईच कॉइल में क्या होगा, 400। अब दो कॉइल्स होंगे ना आपकी ब्रश सेट के अंदर, दो कॉइल्स हैं, तो 400 तकसीम दो, ये आपका आ जाएगा 200 एम्पियर। तो कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ईच कॉइल, हर कॉइल में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा हर कॉइल के अंदर। तो टोटल छः छः चूंकि सेट हैं तो छः कॉइल्स हैं आपकी, तो 240 तकसीम 6, 40 वोल्ट जो है ना वो आपके हर कॉइल के ऊपर जनरेट होंगे। छः कॉइल्स हैं ना टोटल, तो 240 वोल्ट तकसीम 6, ये आपकी कितनी आ गई, 40 वोल्ट। अच्छा जी, तो ये था जनाब अब तक का जो जनरेटर का थोड़ा सा पोर्शन था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं डीसी मोटर्स की तरफ। और डीसी मोटर्स में हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डीसी मोटर्स में आपकी आती हैं सीरीज़ मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। सीरीज़ मोटर हाईएस्ट टॉर्क मोटर होती है, यानी उसका टॉर्क बहुत हाई टॉर्क होता है और उसको ट्रैक्शन एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि उसमें फील्ड और आर्मेचर करंट सेम होते हैं, तो उसमें दोनों का प्रोडक्ट होता है टॉर्क, आई एफ इंटू आई ए। तो चूंकि दोनों बराबर हो जाते हैं तो स्केयर हो जाता है, सही है। और जो शंट मोटर होती है वो कांस्टेंट स्पीड, लेकिन डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आई होती है लेकिन स्पीड फारिग होती है, लोड डालते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपको ऐसी अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, कोई डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं, तो वहाँ स्पीड वेरिएबल आपका मसला करेगी, तो यू नीड अ कांस्टेंट स्पीड, तो आप शंट मोटर यूज़ करेंगे। लेकिन शंट मोटर में मसला है कि उसका टॉर्क कम होता है, तो इन दोनों का कंप्रोमाइज फिर क्या बनाया गया, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर में क्या होता है कि उसकी स्पीड सीरीज वाले से बेहतर होती है स्पीड प्रोफाइल, और टॉर्क प्रोफाइल उसका शंट वाले से बेहतर होता है। ये समरी है इस डीसी मोटर्स की, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। तो डीसी मोटर्स ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी motors are seldom used in ordinary industry but are still found in many special applications. DC motor drive many types of the loads from fans and pumps to presses and conveyors. अब इस तरफ जा रहा है डीसी लोड आ रहा है, अब आपका सोलर सिस्टम कॉमन हो रहा है ना काफ़ी, तो डायरेक्ट सोलर पे चला रहे हैं अब चीज़ें। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी मोटर्स आर फाइंडिंग इंक्रीजिंग यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज इन्वर्टर एसीज। A car contains up to 50 डीसी मोटर्स, 50 के करीब डीसी मोटरें वो कह रहे लगी होती हैं मुख्तलिफ वाइपर्स वगैरह में और इधर मुख्तलिफ जगहों पे। अब वो जो शीशे ऊपर नीचे करते हैं उसमें भी डीसी मोटर है, वाइपरों में डीसी मोटर है, और भी कदू का चीज़ें होंगी उसमें मोटर होगी। जहाँ पे मोशन आपको चाहिए वहाँ पे और डीसी मोटर लगा दो। डीसी मोटर्स इन द फोक लिफ्ट एप्लीकेशन, जो फोक लिफ्टर जो होते हैं, फोक लिफ्टर जो चीज़ें उठाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा डीसी मोटर्स इन मोबाइल HVAC एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद डीसी मोटर्स इन हाइड्रोलिक पंप एप्लीकेशंस, ब्रशलेस डीसी मोटर्स यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। BLDC मोटर्स, ब्रशलेस डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स की टाइप है ब्रशलेस डीसी मोटर, BLDC मोटर। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसका कंट्रोल भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छी मोटर है। BLDC मोटर इसको बोलते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर। तो डीसी motors are built the same way as the generators. Armature of a motor connected to a DC power supply. When switch is closed, a large current flows through the armature winding due to its low resistance. Armature is within the magnetic field. जाहिर है जब एक आर्मेचर पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स, फ्लेमिंग्स के रूल के तहत। तो a force is exerted on the windings which causes a torque on the shaft causing it to rotate. रोटेटिंग आर्मेचर कट्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखें, ये आपके सामने है, ये आपकी ई नॉट है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये आई आपका करंट है, ये ई एस जो आपने सप्लाई दी है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल है जिसमें फाई है बेसिकली। यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे PMDC मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो फिर आपकी आ जाएगी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर या सेल्फ एक्साइटेड, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ये चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो रोटेटिंग आर्मेचर कट्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, वोल्टेज ई नॉट इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग्स। हमने पहले भी पढ़ा पिछले लेक्चर में, ई नॉट इज इक्वल टू ZN∅/60, ये फार्मूला। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज कॉल्ड द काउंटर electromotive force CEMF and its polarity acts against the voltage source ES. Power is taken from the electrical system. The net voltage acting on the armature circuit is ES minus E naught, ठीक है, ES minus E naught. The resulting armature current is I is limited only by the armature resistance. So EI is equal to basically ES, इस पे लगा लें करंट वाला वो ओहम्स ला लगाए, I is equal to ES minus E naught over R, यही होगा ना, ES minus E naught ओवर R। चीज़ें वही हैं, सर्किट वही है। अब इलेक्ट्रिकल में देखें आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, चीज़ वही है, सही है। I is equal to ES minus E naught over R. At rest the induced voltage is 0. जब रेस्ट पे पड़ी है तो इंड्यूस वोल्टेज 0 है, और स्टार्टिंग करंट इज 20। जब जाहिर है E naught 0 हो गया तो मैक्सिमम करंट होगा था, ज़ाहिर सी बात है, ES minus E naught over R है ना,
शुरू में ई नॉट ज़ीरो है, तो यही इसी को इनरश करंट कहते हैं। स्टार्ट में मोटर बहुत हाई करंट खींचती है। इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर थी वो 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा होता था उसका करंट, 7 से 8 गुना ज़्यादा, सिर्फ पीक आती थी। उसके बाद नॉर्मल, ये ऐसे ही जैसे ट्रक है, आप ट्रक को धक्का अगर लगाओगे तो शुरू में ज़्यादा जोर लगेगा, जब ट्रक फ्लो में आ जाएगा, चल पड़ेगा, फिर इतना जोर नहीं लगेगा। इसको कहते हैं इनर्शिया, इनरश करंट। सही है। तो at rest the induced voltage is zero, E naught is zero, starting current is 20 to 30 times greater, the large current produces a large torque. I is equal to ES over R. ठीक है, as the speed increases the counter EMF increases and the voltage difference diminishes resulting in a reduced current. फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होना शुरू हो जाता है जी। तो I is equal to ES over R, as the speed increases the counter EMF increases and the voltage difference diminishes. द रिजल्टिंग क्या होता है कि रिड्यूस करंट, देखे ना, शुरू में क्या होगा कि ई नॉट ज़ीरो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, फिर वक्त के साथ साथ जब जैसे मोटर चलेगी तो ई नॉट बढ़ता जाएगा, जैसे ई नॉट बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि आई आपका कम होता जाएगा, बिकॉज आई इज इक्वल टू ई एस माइनस ई नॉट ओवर आर। आर्मेचर ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है, आर्मेचर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम, and generates 50 volt at the speed of 500 rpm. If the armature is connected to a 150 volt supply, find the starting current. Starting current क्या होगा, again starting current क्या होगा, ES minus E naught over R. तो I is equal to ES minus E naught 0 है शुरू में, तो ES minus 0 over R, तो ES over R, ES कितना है इसका 150 वोल्ट सप्लाई है, तो 150 ओवर रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 1 ओम, तो 150 एम्पेयर है इसका स्टार्टिंग करंट इसका कितना है 150 एम्पेयर। फाइंड द काउंटर ईएमएफ व्हेन द मोटर रन्स एट, अच्छा इसमें एक जो है ना, ये इसको मोटर कर लीजिएगा, डीसी मोटर, ठीक है, यहाँ पे डीसी मोटर हो गए। अच्छा जी, आगे फाइंड द काउंटर ईएमएफ व्हेन द मोटर रन्स एट 1000 आरपीएम। फाइंड द काउंटर ईएमएफ when the motor runs at 1000 rpm at, देखिए ना 1000 rpm की मोटर को जब आप 1460 rpm पे चलाएंगे तो फाइंड द काउंटर ईएमएफ। अच्छा जी, जनरेटर वोल्टेज एट 500 rpm इज 50 वोल्ट, सो द काउंटर ईएमएफ ऑफ द मोटर इज 1000 rpm विल बी 100 वोल्ट्स। मतलब एम जी है, मोटर है, एज अ मोटर या एज अ जनरेटर आपने जैसे भी उसको चलाना है। तो अब जनरेटर के वोल्टेज कितने हैं 500 rpm पे कितने थे 50 वोल्ट, तो 1000 आरपीएम पे कितने हो जाएंगे 100 वोल्ट। ठीक है, तो 100 वोल्ट कितने हैं 1000 आरपीएम के ऊपर, और 1460 आरपीएम पे फिर कितने हो जाएंगे 146 वोल्ट। वो आप लगा के देखें इस पे रूल। तो ये जनाब आपका आर्मेचर करंट एट 1460 आरपीएम इज 4, अच्छा जी 1460 आपके जो हैं, फाइंड द आर्मेचर करंट एट 1000 आरपीएम एट 1460 आरपीएम। तो आर्मेचर करंट 1000 आरपीएम पे क्या है, आई इज इक्वल टू ई एस माइनस ई नॉट ओवर आर। ई एस कितना है 150 माइनस 100 1000 आरपीएम पे ना, ओवर आर कितना है 1, दैट इज 50 एम्पेयर, और आर्मेचर करंट एट 1460 आरपीएम पे कितना आ रहा है 4 एम्पेयर आ रहा है। ये 4 एम्पेयर पे कैसे आ रहा है भाई, 150 माइनस 146 ओवर 1, तो यहाँ से ये आप कितना आ रहा है 4 एम्पेयर। चलिए, मोटर एंड टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर, मैकेनिकल पावर एंड टॉर्क की बात करेंगे। पावर एंड टॉर्क of a DC motor are two of its very important properties. Power and torque characteristics can be determined over various shaft speeds. Counter EMF जो E naught होती है उसका फार्मूला क्या होता है जी, ZN 5/60। पावर सप्लाइड क्या होती है, P in is equal to P आर्मेचर, A is equal to ES into I, P is equal to VI, ES voltage multiplied by I। तो ES is equal to E naught plus IR, ES is equal to E naught, वही जो पहले आपका सर्किट था, ई एस इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आई आर, और पी ए इज इक्वल टू ई एस आई। अब ये यहाँ पुट कर दें ई नॉट प्लस आई आर इंटू आई, दैट इज इक्वल टू पी आर्मेचर इज इक्वल टू ई नॉट आई, ई नॉट जो जनरेट हो रही काउंटर में मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस आई स्केयर आर। ये आई स्केयर आर जो है ये आपकी क्या है, लॉसेज आपके बन जाएंगे आगे। अच्छा, सेपरेटिंग द पावर एंड लॉसेज, मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हुई है, पी एम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई नॉट आई, और लॉसेज जो जनरेट हो रहे हैं वो कितने हैं आई स्केयर आर। तो डेवलप्ड पावर क्या होगी, पी इज इक्वल टू टॉ ओमेगा,
2πn/60 × t। अब यहाँ पे n क्या है, आरपीएम के अंदर है, और टॉर्क जो है वो आपका न्यूटन के अंदर है। तो P इज इक्वल टू टॉमेगा, ये जैसे P इज इक्वल टू वी आई है ना, VIP फार्मूला, वैसे P इज इक्वल टू टॉमेगा मैकेनिकल में। पावर क्या होती है, इट इज इक्वल टू टॉर्क ज़रब ओमेगा। ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर वेलोसिटी। तो Pm इज इक्वल टू ओमेगा टी 2πn/60 × t, एंड डेवलप्ड पावर टॉर्क कितना है, Pm इज इक्वल टू ओमेगा टी एन टी ओवर 9.55। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 9.55। Pm इज इक्वल टू ई नॉट आई, इट इज इक्वल टू Zn/60 × I, और यहाँ पे आप पुट कर लें 2πn/60 t इज इक्वल टू Zn/60/I, और यहाँ से फिर आपका निकल आएगा टॉर्क इन टर्म्स ऑफ दिस। तो टॉर्क इज इक्वल टू Z∅I/2π, दैट इज इक्वल टू KI। टॉर्क क्या है, Z∅I/2π। अब ये Z भी एक कांस्टेंट है, वाइंडिंग का कांस्टेंट है, फाई भी आपकी इसमें अगर हम एज्यूम करें, यहाँ पे देखें जरा, अगर तो परमानेंट मैग्नेट है तो फाई कांस्टेंट होगा ओवर 2π, ये सारा कांस्टेंट है इनटू I। अगर ये सेपरेटली एक्साइटेड है तो फाई एफ बन जाएगा ये, यानी, और फाई एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, टॉर्क के फॉर्मूले में आई एफ ज़रब आई ए। ये आपका आई ए है, आर्मेचर करंट है, और ये क्या है आपका फील्ड करंट बन जाएगा। ये मैं बात कर रहा था कि सीरीज मोटर में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट बराबर हो जाते हैं, तो आई स्क्वायर बन जाता है। तो इसलिए इट इज़ द हाईएस्ट टॉर्क मोटर, डीसी सीरीज मोटर। बात आ रही समझ। तो ये इस तरह से जो है वो P इज इक्वल टू टॉ में करके 2π/NT/60 किया, और उसमें P इज इक्वल टू ई आई रखा, E की जगह E का फार्मूला पुट कर दिया जो कि क्या है Zn∅/60 × I, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, और यहाँ से फिर आपका टॉर्क का फार्मूला निकला है Z∅I/2π, दैट इज इक्वल टू KI। Speed of rotation, the voltage drop across the armature resistance is always small compared to the supply volt, even as the load varies from no load to full load. E naught is approximately equal to ES, तो N is equal to 60 ES/Z∅, वही वो फार्मूला उसका जो E naught का फार्मूला है, वहाँ पे अब ES पुट कर दिया उसने। तो N is equal to 60 ES/Z∅, ये N जो RPM है स्पीड है 60 times ES/Z into phi. Speed of rotation is directly proportional to the armature supply voltage and inversely proportional to the flux pole. Flux pole के क्या है, inversely proportional है। अब यहाँ पे ज़रा देखें स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर। N is equal to 60 multiplied by ES/Z into phi. अब ES सप्लाई वोल्ट है ना, इस हमने यहाँ एज्यूम किया कि ES इज इक्वल टू ई नॉट, यहाँ पे हमने ये एज्यूम किया हुआ है। अब आपके पास स्पीड कंट्रोल के दो तरीके हैं, स्पीड बढ़ानी है ES बढ़ा दो, स्पीड बढ़ जाएगी वोल्टेज से डायरेक्ट। दूसरा तरीका है फाई, मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग, फील्ड को वीक कर दो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उससे टॉर्क इफेक्ट हो जाएगा आपका। जब डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल आता है ना आईपीसी में, तो ये फार्मूला आता है सामने, N इज इक्वल टू 60 ES/Z∅। ये फार्मूला कहाँ से है, वही वो जो E नॉट का जो फार्मूला था, वहाँ पे हमने अब क्या पुट कर दिया, ES पुट कर दिया, क्योंकि E नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ES। ठीक है, तो यहाँ से N इज इक्वल टू 60 ES/Z∅। तो स्पीड ऑफ रोटेशन is directly proportional to the armature supply voltage and inversely proportional to the flux per pole. Since flux per pole is constant, therefore speed of the motor directly controlled by ES. अगर आपका flux per pole constant है तो फिर simple ES से आप voltage ज़्यादा देंगे, ज़्यादा घूमेगी, कम देंगे, कम घूमेगी। तो ES can be varied by connecting a motor armature to a separately excited variable voltage DC generator G. अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी। तो आर्मेचर स्पीड कंट्रोल में N इज इक्वल टू 60 ES/Z∅। तो अगर आप ES को बढ़ाएंगे आपका N इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप अपने फाई को डिक्रीज करेंगे तो भी N इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें आपका टॉर्क जो है ना वो इफेक्ट होगा। स्पीड ऑफ द रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर सप्लाई वोल्ट and inversely proportional to the flux per pole. Since flux per pole is constant, therefore speed of the motor directly controlled by the ES. ES can be varied by connecting motor armature to a separately excited variable voltage DC generator. अब यहाँ पे ये जनरेटर कनेक्ट हो गया, ये जनरेटर है और ये मोटर है। जनरेटर ने क्या करना है, वही एमजी सेट किस्म का बना हुआ है। तो जनरेटर ने ES जनरेट करने जो कि आगे मोटर को मिलेंगे, सही है, और मोटर ने आगे से क्या करना है, रोटेट करना है। तो फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर इज एट केप्ट कांस्टेंट। जो मोटर की फील्ड एक्साइटेशन है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर है, ठीक है, इसकी जो ये फील्ड एक्साइटेशन है फाई एम कह लें या जैसे ये आई एक्स है, ये कांस्टेंट है।
ठीक है। बट द जनरेटर एक्साइटेशन करंट, लेकिन जो जनरेटर का एक्साइटेशन करंट है ये 5G है या IX है, ये इट वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, ये वेरी कर रहा है, इसको आपने वेरिएबल बनाया, क्योंकि इसको अगर आप इंक्रीज करेंगे ES बढ़ जाएगा, इसको कम करेंगे तो ES कम हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर हमारा ES E नॉट से ग्रेटर है तो क्या है, किरचॉफ के कानून के तहत करंट कहाँ फ्लो करेगा, मोटर की तरफ। I इज इक्वल टू ES माइनस E नॉट ओवर R, ये फार्मूला बनेगा ना। देखो वो जो आप पढ़ते थे KVL, पढ़ा है ना आपने, I क्या होता है V1 माइनस V2 ओवर R, देखो यहाँ यूज हो रहा है कि I इज इक्वल टू ES माइनस E नॉट ओवर R, सही है। तो इफ ES इज ग्रेटर देन E नॉट तो करंट आगे को फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को करंट फ्लो करेगा, यानी मोटर की तरफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर 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 ES कम हो जाए E नॉट से तो फिर क्या हो जाएगा, करंट रिवर्स हो जाएगा। अब आपकी मोटर जनरेटर बन चुकी होगी और बैक फीड कर रही होगी, बैक सप्लाई कर रही होगी, इसको कहते हैं, ये चीज़ आगे यूज होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर कॉन्सेप्ट में, कि जिसमें आपकी जो मोटर से करंट रिवर्स हो जाता है और वो अपने सोर्स को एनर्जी देना शुरू कर देती है। पहले तो वो करंट ले रही थी ना, अब वो करंट देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो फील्ड एक्साइटेशन ऑफ द मोटर इज केप्ट कांस्टेंट बट द जनरेटर एक्साइटेशन IX वेरीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम और रिवर्स व्हिच इन टर्न वेरी विद द ES एंड द मोटर स्पीड। दिस मेथड इज नोन एज वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, एंड इज फाउंड इन स्टील मिल्स, हाई राइज एलिवेटर्स, पेपर मिल्स। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम forces the motor to develop the torque and speed required by the mechanical load. ES is adjusted slightly higher than E naught. ES को E नॉट से ज्यादा रखेंगे ताकि करंट आगे फ्लो करे, मोटर की तरफ जाए ना। करंट क्या होगा, ES माइनस E नॉट ओवर R, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है ना, जैसे गैस है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, वाटर है हाई हाइट से लो हाइट की तरफ, ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, फ्लो करता है। तो ES इज एडजस्टेड स्लाइटली हायर देन E नॉट, E नॉट से हायर होगा ताकि करंट इधर को फ्लो करे, so that the armature will absorb power because I flows into the positive terminal. ES is reduced, E naught is when ES is reduced from E naught, current I reverses, as a result the motor torque reverses and the DC motor suddenly becomes a generator. तो DC मोटर क्या बन जाएगी, जनरेटर बन जाएगी। अगर आप ES कम करोगे तो करंट इधर वापस होना शुरू हो जाएगा, सही है। The electric power which the motor delivers to the generator is the kinetic energy of the rapidly decelerating armature and connected mechanical load. तो बेसिकली जो डेसिलरेशन होने, मोटर देखें अगर करंट मोटर की तरफ जाएगा तो मोटर घूमेगी, लेकिन अगर करंट रिवर्स हो जाएगा तो मोटर अब वो होगी ब्रेक, इसको कहते हैं डायनामिक ब्रेकिंग, यानी मोटर आपकी ब्रेक लग रही है, आपकी मोटर रुक जाएगी। करंट आपने रिवर्स कर दिया ना उसका, पहले करंट उसको दे रहे थे तो मोटर घूम रही थी, अब आप करंट रिवर्स करेंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा, जाहिर सी बात है, वो लोड रुकने की कोशिश करेगा। तो उस दौरान वो जो करंट होगा वो करंट क्या करेगा, वापस सोर्स को जाएगा। यानी ऐसे ही जैसे आप अभी अब्बा जी से पैसे लेते हो हैं, बाद में अगर आप अब्बा जी को पैसे देना शुरू कर दो, मौपूत बन जाओगे हैं, लोड से सोर्स बन जाओगे, बात समझ आई। तो ये चीज़ है। इलेक्ट्रिक पावर विच दैट पावर डिलीवर्स टू द जनरेटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रैपिडली डेसिलेटिंग आर्मेचर एंड कनेक्टेड मैकेनिकल लोड, thus the motor is forced to slow down. The power supplied to the DC generator makes it into a motor which in turn drives the three-phase motor as a synchronous generator feeding back to the main power supply. तो इस जनरेटर के साथ एक मोटर भी कनेक्ट है, तो इससे जो है ना वो आपकी वो उसको फीडबैक कर रही है, वो जो पावर आई रिवर्स हो गया वो आपको मोटर को डिलीवर हो रहा है, जो थ्री फेज मोटर आपने कनेक्ट की हुई है। द पावर सप्लाई टू द डीसी जनरेटर मेक्स इट इनटू अ मोटर व्हिच इन टर्न्स इट ड्राइव्स द थ्री फेज मोटर एज अ सिंक्रोनियस जनरेटर फीडिंग बैक एसिंक्रोनस जनरेटर फीडिंग बैक पावर टू द मेन सप्लाई। अच्छा अब देखते हैं जी इसकी एक एग्जांपल करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। 2000 किलोवाट 500 वोल्ट वेरिएबल स्पीड डीसी मोटर इज ड्रिवन बाय 2500 किलोवाट जनरेटर यूजिंग वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम है और उसमें 500 वोल्ट की वेरिएबल स्पीड डीसी मोटर है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर एंड द जनरेटर आर्मेचर सर्किट इज 10 मिली, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, मोटर और उसकी जनरेटर की 10 मिली ओम है। मोटर टर्न्स एट अ नॉमिनल स्पीड ऑफ 300 आरपीएम एट 500 वोल्ट्स। 500 वोल्ट्स के ऊपर
500 वोल्ट्स जो हैं, इसको मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, इसको यहाँ बना लेता हूँ ये, ठीक है। तो ये मोटर का हम रेजिस्टेंस कितनी है टोटल, 10 मिली ओम, और इसमें मोटर टर्न्स एट द नॉमिनल 300 आरपीएम पे कब घूमती है, 500 वोल्ट के ऊपर, 500 वोल्ट के ऊपर ये 300 आरपीएम पे घूमती है, ठीक है। कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड टॉर्क एट ई एस 400 वोल्ट एंड ई नॉट 380, यानी अगर आपका ई एस कितना है 400 वोल्ट है और ई नॉट कितना है आपका 380, तो आई मोटर स्पीड एंड टॉर्क, स्पीड और टॉर्क इसकी कैलकुलेट करें, टॉर्क और स्पीड। तो आई सबसे पहले तो आप आई निकाल लेना, आई क्या होगा इसमें 400 माइनस 380 ओवर क्या आता है, ये कितना होगा, ये 10 मिली, कैलकुलेट करें कितना आता है आई, कितना आ रहा है 2000, तो ये आपका आ जाएगा 2000 एम्पेयर। अच्छा, अब इस आई को अगर आप ज़रब दें ई नॉट के साथ, ई नॉट आई, ई नॉट कितना है आपका 380, ज़रब आई कितना है आपका 2000, तो ये निकालें ज़रा कितना आता है 380 ज़रब ये आपका मोटर का टॉर्क है जो डेवलप होगा, कितना आ रहा है, कितने किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से कितना न्यूटन मीटर आ रहा है, हाँ ये वॉट में होगा, सॉरी पावर है वॉट, कितना आ रहा है 760 किलो वाट, ये 760 किलो वाट आ गया। तो ये जनाब बाकी कैलकुलेट द मोटर स्पीड, स्पीड भी कैलकुलेट करें जी मोटर की स्पीड। अच्छा मोटर की स्पीड कैलकुलेट करें 380 वोल्ट पे, देखें 500 वोल्ट पे कितने दे रही है 300 आरपीएम, यानी 300 बटा 500, इसको ज़रब दे दें किसके साथ 380 के साथ, ये कैलकुलेट करें जरा, इकाई का रूल लगा देना, देखें 500 वोल्ट पे 300 आरपीएम देती है, ठीक है, यानी 300 बटा 500 ज़रब, अब आपने निकालना है किस पे 380 पे, करें जरा 380 इंटू 300 ओवर 500, 228 आरपीएम हो गया, राइट। तो ये देखें आई इज इक्वल टू ई एस माइनस ई नॉट ओवर आर, 2000 एम्पेयर, पावर कितनी आ गई ई नॉट आई 380 ज़रब 2760 किलोवाट, इतनी निकाली आपने, ये सही निकाली। और टॉर्क इज इक्वल टू 9.55 पी ओवर एन, ठीक है, ये तो खैर बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी हाँ टॉर्क निकालना, टॉर्क का ये फार्मूला, ये कहाँ लिखा हुआ आपने, ये देखें ये टॉर्क का फार्मूला है, यहाँ से टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, टॉ इज इक्वल टू 9.55 पी एम ओवर एन, तो 9.55 पी एम कितनी आ रही है 760 किलो वाट तकसीम एन, एन कितना है भाई इसका, कितने आरपीएम पे घूम रही है ये 228 आरपीएम पे घूम रही है, तो ये निकालें न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर में आएगा यार कितना 31.83 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाँ बिल्कुल ठीक निकाला आपने, यहाँ से देख के तो नहीं बता रहे। अच्छा जी ये 31.83 किलो न्यूटन मीटर टॉर्क आ गया आपका, और ये बस क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा अब कैलकुलेट द मोटर स्पीड एंड टॉर्क एट ई एस 350, ये देखें अब क्या हुआ, ई एस 350 हो गया लेकिन ई नॉट 380 है, अब मोटर क्या बन गई है, जनरेटर बन जाएगी। अब उसी तरह से आप इसका आई निकालें और वैसे ये सारी आप कैलकुलेशंस करें तो ये आपके मोटर स्पीड और टॉर्क निकल आएगा। तो ये देखें आई इज इक्वल टू ई एस माइनस ई नॉट ओवर आर, 350 माइनस 380 डिवाइडेड बाई 10 मिली, ये माइनस 3000 एम्पेयर आ रहे, तो पी इज इक्वल टू ई नॉट आई, ठीक है, 3000 ज़रब 380 1140 किलोवाट ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब ब्रेकिंग टॉर्क डिवेल्प्ड बाय द मोटर क्या होगा 9.55 पी ओवर एन, अगेन वही है 228 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 380 वोल्ट है ना मोटर के चूँकि 380 वोल्ट है तो आरपीएम 228 ही रहेंगे जो हमने निकाले। तो ये आ रहा है 47.75 किलो न्यूटन मीटर, ये ब्रेकिंग टॉर्क होगा, यानी इस टॉर्क के साथ मोटर रुक रही है, ये ब्रेकिंग टॉर्क है, ठीक है। द मोटर एंड कनेक्टेड मैकेनिकल रैपिडली विल स्लो डाउन, सही है।
ये जनाब आपका तरीक़ाकार है इसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सिंपल सा मैंने आपको करवाया, बाकी आगे मज़ीद करते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।